नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे संसदीय प्रक्रिया के प्रश्नों पर। आज भी हम लोग इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो किनको अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात विधानसभा के सदस्य लोकसभा के चुनाव में एक आम नागरिक की तरह वोट देते हैं और राज्यसभा में किसी विशिष्ट व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में वोट देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास करा दे। ठीक, जरूरी नहीं है राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले, मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। जल्द ही क्या होगा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार हेतु पास कर दे। ठीक, 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। ठीक, अनुच्छेद 253 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए संसद को विधि निर्माण की शक्ति 252 को दो या दो से अधिक राज्यों के सहमति से उनके लिए विधि निर्माण की शक्ति। ठीक, आपातकाल उद्घोषणा के समय राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति 249 में है। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करने की शक्ति। ठीक, 44वां प्रश्न है, राजनीतिक या सांसदिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक, प्रश्नकाल के जो तुरंत बाद का जो समय होता है वही शून्यकाल कहलाता है, जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे की होती है। इस दौरान संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए हुए मंत्रियों से प्रश्न पूछता है और उत्तर देने के लिए भी कह सकता है। ठीक, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो मैंने बताया कि 1 घंटा हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक, 18 वर्ष। ऑप्शन डी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत नागरिकों के मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में होता है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक, ऑप्शन बी। प्रथम वाचन क्या होता है? संसद में प्रस्ताव या विधेयक को प्रस्तुत करना। द्वितीय वाचन क्या होता है? विधेयक पर विचार या बहस करना। तृतीय वाचन क्या होता है? विधेयक को पारित करना हो तो। ठीक, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के विषय में सही क्या है? ठीक, तो यदि विधेयक एक सदन में पारित हो चुका हो और दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो ये संयुक्त अधिवेशन इसका कारण हो सकते हैं। ठीक, यदि एक सदन दूसरे सदन के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से असहमत है तब इसके 4 माह के बाद राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए नहीं। यदि लोकसभा राज्यसभा से असहमत है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे।
ठीक है। प्रत्येक विषय संसद के निरपेक्ष बहुमत से निर्णयित किया जाएगा, नहीं। प्रत्येक विषय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णित किया जाएगा, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। यह लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यह भी ठीक है। यह लोकसभा में बहस करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है। इसमें लोकसभा के सदस्यों का वेतन शामिल होता है। इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है। तो इसमें क्या क्या सही है? पहला सही है, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। यह लोकसभा में बहस हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही इसे राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है। इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है। 1, 3 और 4, 6, ठीक। आगे देखते हैं, संचित निधि के विषय में क्या सही नहीं है बोल रहे हैं, ठीक। क्या सही नहीं है, ठीक। तो लोकसभा बहस कर सकती है, कर सकती है। लोकसभा राशि में कटौती कर सकती है, नहीं। इसके साथ ही लोकसभा इस पर मतदान कर सकती है, नहीं। राज्यसभा बहस कर सकती है, हाँ। राज्यसभा राशि में कटौती कर सकती है, नहीं। राज्यसभा इस पर मतदान कर सकती है, नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होने पर उसे धन विधेयक माना जाएगा? तो क्या माना जाएगा? किसी कर का अधिरोपण, नहीं। किसी कर का उत्साधन उन्मूलन, हाँ। किसी कर का परिहार, हाँ। किसी कर का परिवर्तन, किसी कर का विनिमयन। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, 53 बजट के विषय में सही क्या है? बजट के विषय में सही क्या है? बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। दूसरा है, सदन में प्रस्तावित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। तीसरा है, विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। चौथा है, सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता। छठवां है, सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। तो इसमें क्या पूछा है? सही उत्तर क्या है? तो बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ये सही है। सदन में प्रस्तावित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ये जो है बजट जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता है, और सदन यदि बजट पारित नहीं कर सकता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इसका वास्तविक प्रधान होता है, ठीक। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होना गणतंत्र व्यवस्था का द्योतक है, ना कि संसदीय व्यवस्था का, इसलिए जो चौथा है वो सही नहीं है, ठीक। 55वां क्या है? सही क्या है, ठीक। तारांकित प्रश्नों के उत्तर, ऑप्शन देखना पड़ेगा। तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल में प्रश्न के उत्तर पर बहस की जा सकती है, प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती। तो क्या क्या सही हो जाएगा? तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, ठीक, जबकि अतारांकित के लिखित रूप में दिए जा सकते हैं, ठीक है। और तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसके साथ ही प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है, ठीक। तो लोक लेखा समिति के विषय में क्या क्या सही है? इसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। तो क्या क्या सही है कि सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, ठीक है।
सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। इसके साथ ही समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो शासकीय साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसको अलग अलग पारित होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। तो बी, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, टोटल 22। ठीक, ये क्या हो गया? लोक लेखा समिति के सदस्य कुल कितने हुए? 22। लोकसभा से कितने? 15। वहीं राज्यसभा से कितने होंगे? 7। ठीक है, वहीं प्राक्कलन समिति में पूरे 30 के 30 का कौन होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक, और लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? बैठ जाना, यानी येल्डिंग द फ्लोर। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संसद के संयुक्त सत्र में किस विधेयक पर चर्चा होती है? तो सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक, ना कि धन विधेयक या निजी सदस्य विधेयक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिनमें सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची बना सकती है? तो किसके तहत? आगे हम लोग पिछले में पढ़ा था कि अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आकस्मिकता निधि? 268 से। ठीक है, संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? ठीक, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, नहीं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, हाँ ये भी सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो हाँ ये भी सही है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है, नहीं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें 5वां भी आना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह लोकसभा का है या फिर राज्यसभा का, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वह हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्तावों में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही क्या होता है? कटौती प्रस्ताव होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अर्थ क्या है? क्या है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की राजनीतिक जाति एक होती है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही क्या है? तो संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। दूसरा है, प्रथम सदन लोकसभा होगा, द्वितीय सदन राज्यसभा होगा। तो सही क्या है? केवल एक हो। ऑप्शन ए कि संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, इसमें कहीं भी बताया नहीं गया है कि प्रथम सदन कौन होगा और द्वितीय सदन कौन होगा। ठीक, भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? ठीक है, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, के लिए कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए। तो ये तो बताया नहीं गया था। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक
के विषय में क्या सही है। ठीक, तो यह केवल लोकसभा में प्रस्थापित किया जा सकता है, सही है। ठीक है, यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा में प्रस्थापित किया जा सकता है, नहीं। ठीक, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, हाँ। ठीक, धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, तो हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, राष्ट्रपति को पदच्युत करना। ठीक है, और उपराष्ट्रपति वाले में राज्यसभा को विशेषाधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विषय में संसद के दोनों सदनों के अधिकार समान है। तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युत संकल्प पारित करना, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युत संकल्प पारित करना, नहीं, वित्त विधेयक पारित करना, नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सही क्या है पूछा है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है, तो दोनों सही हैं। ठीक, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है। तो धन विधेयक में क्या होता है, करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन, ये चारों जो है वो शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है। ठीक, कौन सा सही है पूछा है। ठीक, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। ठीक, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का सभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपति कोरम होना चाहिए, तो ये कोई भी सही नहीं है, तीनों गलत है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, केवल 3। क्या लोकसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति समूह का पदेन उपाध्यक्ष होता है। यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, गलत हो जाएगा क्योंकि यह स्वायत्त संस्था है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकता है, तो नहीं। ठीक, और लोकसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, केवल 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, संसद की अनुमान समिति के विषय में सही क्या है। ठीक, तो क्या सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। सदस्य एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुने जाते हैं। समिति का सभापति स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो क्या क्या सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा की, ये भी सही है। इसके साथ ही एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुने जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुने जाते हैं, ये सही है। और समिति का सभापति स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। इसके साथ ही कोई मंत्री वित्त मंत्री नहीं हो सकता, ये भी सही है। इसमें जो बोला है 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा से, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 30 सदस्य होते हैं ना, वो पूरे के पूरे कहाँ से होते हैं, तो वो लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है। एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस संदर्भ में सुमेलित क्या है? तो संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प, राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये आएगा इसमें। ठीक, किसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के विषय में सही क्या है? तो गिलोटिन क्या है? यह विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ है? तो किसके द्वारा? लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक।
मैंने बताया था कि किस किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाया था। दहेज प्रथा जवाहरलाल नेहरू के काल में, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 पोटा वाला जो है वही है, बैंकिंग सेवा आयोग ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। तो ये तीनों जो बैठक है उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था तीनों विधेयक के लिए। बाकी ये जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया था। ठीक, अंतरिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियमित होना चाहिए? तो 75 दिनों के अंतर्गत अधिनियमित होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।